डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजराज है और मैं पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरानी जगह पर जाना और उसके इतिहास की जानकारी को खंगालना। कई बार किसी गांव के नीचे छोटी मोटी मूर्ति निकल आती है या प्राचीन पत्थर निकल आते हैं, ईंटें निकल आती हैं और हम सबसे पहले वहां पर पहुंच जाते हैं खुदाई करने के लिए। अगर तो इतिहास के साथ उसका जुड़ाव है तो बड़े आराम से खुदाई करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को हम तोड़ नहीं सकते। अगर कहीं पर कोई खजाना निकल आए तब भी हमें वहां पर जाना पड़ता है। तब सरकारी विभाग की तरफ से हम वहां पर जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास के किस पन्ने के साथ उसका जुड़ाव था। कुछ लोग जो कहानियां सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें हमारा काम काफ़ी आसान लगता होगा। क्या करना होता है? हमें खुदाई ही तो करनी होती है। पुरानी चीज़ों को ज़मीन से बाहर निकालना पड़ता है और उसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा नाम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार 5 फुट नीचे कोई चीज़ दबी होती है और उसे निकालने में 1 महीने का समय लग जाता है। कई बार पुराने गांव जो 1000 साल पुराने हों वो ज़मीन में दबे हुए मिलते हैं। उनके ऊपर नए गांव बसे हुए होते हैं और नए गांव के नीचे से पुराने गांव के अवशेष निकालने में महीनों, कई बार सालों का समय लग जाता है। और हमारी तनख्वाह कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे किसी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह होती है उतनी ही हमारी होती है। कई बार हमें आसान काम मिलता है, कई बार इतना मुश्किल मिलता है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्यों हमने इस काम को चुना। इस बार फिर से एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर हमें जाना था। मध्य प्रदेश में गुफाओं के अंदर प्राचीन अवशेष मिले थे। कुछ कलाकृतियां मिली थी जबकि कुछ ईंटों की बनी हुई आकृतियां सी मिली हुई थी, जैसे दीवारें बनाई गई हों। हम जब वहां पर पहुंचे हमें बड़े ध्यान से कदम रखने पड़ते हैं। हमारे पाँव के कारण भी कोई चीज़ टूटनी नहीं चाहिए। कई बार पुरानी चीज़ें बहुत भुरभुरी सी हो जाती हैं तो उन पर पाँव रखो या उन्हें छूने की कोशिश करो तो वो टूट जाती हैं। तो हमें छोटे छोटे ब्रश से उन्हें साफ करना पड़ता है। उसके बाद कई केमिकल आते हैं जिससे वो चीज़ दोबारा सख्त हो जाती है, फिर उसे निकाला जाता है। प्राचीन घड़े, प्राचीन सोने की चीज़ें, प्राचीन लोहे की चीज़ें, कई ऐसी कलाकृतियाँ जिनके ऊपर आकृतियाँ बनाई गई हों पुराने ज़माने के लोगों की, हम उन्हें प्राचीन पेंटिंग्स कहते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मिला था। जब हमने उन गुफाओं में अपना वो सर्वे शुरू किया था उस समय मेरी उम्र 50 साल थी और पिछले 6 सालों से हम यहीं पर काम करते आ रहे हैं और 6 सालों से कई बंद रास्ते हमने खोल लिए थे। यहाँ इस गुफाओं के अंदर कई जगह रास्ते बने हुए थे जो कि मिट्टी भुरने के कारण, पत्थर गिरने के कारण बंद हो चुके थे। उन्हें हटाने में भी काफ़ी समय लगता है। 6 सालों से हम ये काम करते आ रहे थे। यहाँ 15 लोग थे और इन बड़ी गुफाओं में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। हम चाहते थे कि और सरकारी कर्मचारी हमारा हाथ बटाने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन हम पिछले कुछ महीनों से चिट्ठी भेजते जा रहे थे कि नए रास्ते खुले हैं, वो जवाब दे ही नहीं रहे थे। तो हमने आखिर में चुनाव किया कि हम सब अलग अलग गुफाओं के अलग अलग कोनों में जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम ढूंढेंगे क्या यहाँ भी कोई चीज़ मिलती है। और जानवरों, कीड़े मकोड़ों से ध्यान से हमें रहना होगा। अब कीड़ों से बचने के लिए एक और मुश्किल, हमें मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। वहाँ इस मोटे कपड़े के अंदर सांप के दांत भी गड़ नहीं सकते। ये नायलॉन के कपड़े होते हैं। लेकिन गुफाओं के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा और नायलॉन के कपड़े पहने हुए आपके शरीर से पसीना इस तरह बहता है जैसे आपके शरीर में पानी की कमी ही हो जाएगी। और उसके बाद दिल मचलने लगता है, आपका मन घबराने लगता है और बड़ी बेचैनी सी होती है। फिर बाहर की तरफ भागना पड़ता है। कई बार बड़े बड़े बॉटल्स हम पानी के भरकर अंदर लेकर जाते हैं। इस बार भी मैं एक छोटी सी गुफा में घुसना चाहता था और मैं चाहता था 2 साथी मेरे साथ आए। वो साथ आना नहीं चाहते थे तो मैंने सोचा मैं अकेले चलता हूँ, देख कर आता हूँ। वैसे भी मैंने सूट तो पहना हुआ है ना, अगर कोई खतरा हुआ तो मैं वॉकी टॉकी से जल्द से कुछ बोलूँगा।
मेरे दोस्त कहने लगे ठीक है, हम इस दिशा में जाते हैं। मैं वो संकरी गुफा के अंदर गया था। वो संकरी गुफा के अंदर कुछ पत्थर चमकीले से लग रहे थे। जब मैं उन पर टॉर्च मारता उनका रंग नीला और लाल नजर आता। करीब जाकर मुझे लगता कहीं यहाँ रंग बिरंगे हीरे या रंग बिरंगे रत्न तो नहीं लगे हुए। करीब जाने पर पता चलता वो पत्थर थे जो इस तरह का रंग छोड़ रहे थे। ये मायावी पत्थर से लग रहे थे। इससे पहले मैंने इन पत्थरों के बारे में कभी नहीं सुना था। अब मन में थोड़ी खुशी हुई थी। चलो बढ़िया है, इस चीज़ को सबसे पहले मैंने देखा है। मैंने उस चीज़ की तस्वीरें खींचना शुरू कर दी। अब खुशी खुशी उस संकरी गुफा से मैं और आगे बढ़ने लगा। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते वो गुफा काफ़ी संकरी सी हो गई थी और मैं उसमें फंसने लगा था। एक जगह ढलान आई और वहाँ से मैं निकलना चाहता था और ये मेरी गलती थी। मैं फिसला। वहाँ आगे फिसलन सी बनी हुई थी, शायद पानी अंदर आता होगा जिस कारण काई जमी हुई थी। फिसलते फिसलते उस गुफा में काफ़ी नीचे चला गया। मुझे नहीं पता इस अंधेरे में मैं कैसे बच गया, लेकिन नीचे जैसे मिट्टी थी जो नर्म थी, उसके ऊपर मेरा सर टकराया था। जान बची थी मेरी। पत्थर से सर टकराया होता तो गर्दन टूट जाती और शायद वॉकी टॉकी उठाने के लिए हिम्मत ना बचती। रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो जैसे आपके शरीर में लकवा सा मार जाता है, उस स्थिति में शायद मैं मारा जाता। फिर भी बच गया, ये किस्मत थी। जब मैं उठा अपनी टॉर्च ढूंढने लगा जो मिट्टी में दब चुकी थी। मैंने मिट्टी में हाथ डालकर टॉर्च खींची। उसके बाद इधर उधर मैं टॉर्च की रोशनी मारने लगा। मैं कहाँ पर पहुँच आया हूँ? काफ़ी ज़्यादा फिसल कर आया था। शायद करीबन 50 से 60 मीटर में नीचे पहुँच गया था। मैंने टॉर्च की रोशनी वहाँ उस बड़ी सी गुफा में मारी तो ये खुला सा इलाका था और चारों तरफ दीवारों पर वही पत्थर लगे हुए थे जो कभी लाल रंग के चमक रहे थे, कभी नीले रंग के चमक रहे थे और कई जगह पर जैसे कांच के टुकड़े लगाए गए थे। ये कोई बनावटी गुफा नहीं थी, इसे शायद बनाया गया होगा। उसके बाद मैंने आगे की तरफ देखा तो एक पत्थर के ऊपर बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। अब उस बक्से के ऊपर लोहे की चेन लपेटी हुई थी। इसी के साथ कुछ अजीब अजीब मूर्तियाँ सी रखी हुई थी। साथ में कुछ चमकीली चमकीली सी चीज़ें जैसे बक्से नुमा लोहे के टुकड़े रखे हुए थे। अब मैं चलता चलता उस तरफ गया। आखिर ये बक्सा कैसा? कहीं मैंने कोई खजाना तो नहीं ढूंढ लिया? ये जगह भी बनावटी नहीं लगती। यकीनन ये खजाना ही है। तब मैंने उस चेन को हाथ लगाया। उस चेन को बड़ी ज़ोर से बांधा गया था, लेकिन समय के साथ लोहा कमज़ोर हो जाता है और वो लोहा भी कमज़ोर हो गया था। उसके बाद मैंने उस चेन को खींचने की कोशिश की। बक्से के ऊपर से अब भी चेन उतर नहीं रही थी। उन मूर्तियों को, उन पत्थर के टुकड़ों को, लोहे के टुकड़ों को एक एक करके मैं उठाता गया। शायद वो वज़न के लिए रखे गए थे ताकि वो बक्सा कोई खोल ना सके। ये खजाना ही होगा ना। लोहे की उस चेन को काटना था और जेब में मेरी छोटी सी लोहे काटने वाली आ रही थी। अब मैं शुरू हो गया। उसे थोड़ा थोड़ा जंग लगा हुआ था और सबसे पतली जगह एक मुझे मिल गई जो जंग के कारण खराब थी। अब उस जगह को काटने में ज़्यादा समय नहीं लगा, 15 मिनट लगे। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। हर चीज़ को अगर आप पहले ढूंढें, पहले उसे एंजॉय करें तो आपको इज्जत ज़्यादा मिलती है। इस चीज़ को मैंने ढूंढा था। संकरी गुफा में मैं आया था। इज्जत भी सबसे ज़्यादा मुझे मिलनी चाहिए। अब मेरे काम को इतना समय हो चुका है। 4 साल बचे हैं मुझे रिटायर होने में। उसके बाद ये काम मैं छोड़ दूंगा। उससे पहले एक बड़ा प्रोजेक्ट मैं ढूंढना चाहता था जिसमें मेरा नाम आए। अब अखबार में मेरा नाम आएगा कि ऐसा खजाना मैंने ढूंढा है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे। मैं कभी भी लालची रहा ही नहीं। कई खजाने हमने मिलकर खोजे थे। मैं उसमें हिस्सा मांगने की कोशिश कभी करता ही नहीं। गांव के कई लोग हुआ करते थे, जब वहां खजाना मिलता तो उन चीज़ों को चुरा कर भाग जाते। कई ऐसे मेरे साथी कर्मचारी होते थे जो इनाम की मांग किया करते थे। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ये चीज़ें हम अगर सरकार को दें तो हमारा देश तरक्की करेगा। और वैसे भी मुझे अपनी तनख्वाह में बहुत ज़्यादा खुशी मिला करती थी। लालच मेरे मन में कभी नहीं आई। भगवान ने जितना दिया मैं उतने में ही बहुत ज़्यादा खुश था। इस बार ये खजाने को देखकर मुझे लगा था अब लालच तो नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी इज्जत कमा लूँ। इस खजाने को कहूँगा कि मैंने ढूंढा है। संकरी गुफा में मैं आया था। तस्वीर मेरी छपनी चाहिए। अब आरी से उस चेन को काट दिया था और धीरे धीरे खोलकर वो चेन मैंने उतार दी। बक्से को अपने हाथ से खोला था और बक्से के अंदर एक और बक्सा और उस बक्से के ऊपर भी चेन लिपटी हुई। कमाल है, बक्से में बक्सा और उस पर भी चेन। अब इसे भी काटना होगा। वो चेन लगभग गल चुकी थी। उसे तो हाथ से खींचने से ही तोड़ा जा सकता था।
अब दूसरे बक्से के ऊपर से चेन उतारी मैंने, उस बक्से को भी खोला। जब उस बक्से को खोला, उसे खोलते ही मुझे एक करंट का झटका सा लगा। मैं पीछे जा गिरा। क्या चीज़ थी ये? मेरी आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा छाने लगा था, लेकिन ये बेहोशी वाली हालत नहीं थी। जब आपको कमज़ोरी होती है, आप बेहोश होने वाले होते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आता है तो जी भी मचलता है। इस बार आंखों के सामने अंधेरा ऐसे आ रहा था जैसे किसी ने काला कपड़ा आंखों के सामने रख दिया हो। क्या चीज़ है? हाथ में टॉर्च की रोशनी तो थी, लेकिन सामने मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने फिर इधर उधर थोड़ा देखने की कोशिश की और अचानक एक रोशनी ने आंखें चुंधिया दी। मैं घबरा सा गया था और सामने एक आदमी उस बक्से के ऊपर चढ़ा हुआ, बिल्कुल सफ़ेद रंग का, चमकता हुआ, मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ देख रहा था। उसको देखकर मैं पहले तो चौकन्ना सा हो गया। फिर मैंने उससे सवाल किया, कौन हो तुम? कहाँ से आ गए? मैंने अभी अभी तो ये बक्सा खोला था। तो वो हंसता हुआ कहने लगा, कहीं से आया नहीं मैं तो यहीं पर था, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। ये सुनकर मैं थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गया। इसके शब्दों का मतलब क्या है? कौन सा आज़ाद कर दिया? कहाँ थे तुम किसी गुफा से निकले हो? ऊपर से कहीं से आए हो? फंस गए थे? उसने कहा, नहीं, गुफा से नहीं आया, फंसा नहीं था, फंसाया गया था इस बक्से में और तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब ये बातें सुनकर मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, जो वो कह रहा है कहीं सच तो नहीं। फिर मैं हंसता हुआ खड़ा हुआ और उससे कहने लगा, मजाक मत करो, सच बताओ कहाँ से आए हो? क्या मेरी टीम ने तुम्हें भेजा है? तुम वो सरकारी विभाग के तो नहीं जो यहाँ पर मेरे साथ काम करने आए हो? तब उसने अपने शरीर की तरफ देखा। उसके शरीर पर सफ़ेद रंग के कपड़े लिपटे हुए थे, जिनका डिज़ाइन काफ़ी अजीब सा लग रहा था। पुराने ज़माने का कोई डिज़ाइन था जिस पर मोती भी चिपके हुए थे। और उन कपड़ों को देखकर वो फिर से मेरी तरफ अपनी निगाहें लेकर गया और कहने लगा, तुम्हें मैं कोई कर्मचारी लगता हूँ? काम वाला लगता हूँ? अब तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ, तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही? क्या भाषाएं बदल चुकी हैं जो दिमाग में घुसती नहीं, या इंसानों के दिमाग छोटे हो गए हैं? वो मेरी बेइज्जती कर रहा था तो मैं भी गुस्से में आकर कहने लगा, जो कहना है साफ साफ कहो, उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूँ, थोड़ी इज्जत करना सीखो। उसने जवाब दिया, तुम उम्र में मुझसे बड़े हो, मजाक मत करो, मेरी उम्र के बारे में जानोगे तो होश उड़ जाएंगे। मैंने कहा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 30, 35, 40? 40 से ज़्यादा के नहीं लगते। उसने कहा, 32,000 साल का हूँ, अगर तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेट करूँ। तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ तो इज़्ज़त से बात करो, और मैं वैसे ज़्यादा इज़्ज़त से बात करता भी नहीं, जो चाहता हूँ वो करता हूँ। लेकिन तुमने मुझे आज़ाद किया है, इसलिए तुम इज़्ज़त के लायक हो, तभी तो इज़्ज़त से बात कर रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा इज़्ज़त मैं दे नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा लगने लगा था। फिर मैंने उससे सवाल किया, 32,000 साल? मजाक मत करो, कौन सी उम्र की बात कर रहे हो? सेकंड्स? तुमने तो साल कहा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई इंसान इतना लंबा जी नहीं सकता। उसने भी कहा, बिल्कुल, कोई इंसान इतना लंबा जी नहीं सकता। मैंने कौन सा कहा मैं इंसान हूँ? मैं जिन्न हूँ जिसे यहाँ पर कैद किया गया था। उस समय थोड़े बुरे काम कर हो गए, अब मैं भी क्या करूँ? उस समय मैं जवान था, जवानी के जोश में ये सब कर हो जाता था। फिर सब मुझसे डरने लगे, तब मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास तो होने लगा था, थोड़ी गलतियाँ मैं भी कर रहा हूँ। जब कैदी बना उसके बाद समझ गया, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी। किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, सामने चाहे इंसान ही क्यों ना हो। इंसान कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कमीनों का दिमाग बहुत होता है, फंसा देते हैं आप। अब मुझे उस पर शक सा भी होने लगा था, तो मैंने उससे कहा, मजाक मत करो, जिन हो तो कुछ करके दिखाओ। वैसे मुझे नहीं लगता तुम कोई जिन हो, मुझे लगता है तुम कोई पागल हो जो यहाँ पर घुस आए हो। वो थोड़ा सा गुस्से में आया था और उसके बाद मेरी आंखों के सामने से वो गायब। तभी मेरा शरीर हवा में उड़ने लगा था, मैं हवा में लटक गया था और छत से चिपक गया था। मुझे ज़मीन दिख रही थी और ज़मीन पर खड़ा वो दिख गया मेरा जादू। अब यहाँ से तुम्हें छोड़ता हूँ, नीचे देखो छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, इसी पर टकराओगे और सर तुम्हारा खुल जाएगा, फिर खून निकलेगा, फिर तुम तड़पोगे, उसके बाद तुम्हारी मौत होगी, लेकिन तड़पते तड़पते। यकीन आया या अब दिखाऊं? सच में यही होता है। दर्द होगा तो महसूस करोगे ना, इंसानों को ऐसे पता ही नहीं चलता, आराम से रहते हैं, मज़े करते हैं। जब दर्द होता है तब याद आती है सच्चाई क्या है, समझ में आता है। मैं समझ गया था
और मैं हाथ जोड़ तो नहीं पा रहा था, फिर भी अपने हाथों पर जोर लगा के कहने लगा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे उतार दो। मान गया तुम जिन हो, मैंने तुम्हें आज़ाद किया है, रहम करो मुझ पर। यह सुनकर उसने रहम किया। धीरे धीरे उड़ता हुआ मैं ज़मीन पर आया। घुटनों के बल आ गया था मैं, और खड़ा होकर मैं सबसे पहले उससे यही कह रहा था, जो मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो। मैं इन चीज़ों को कभी देख नहीं पाया, इसलिए यकीन नहीं किया करता था, ना भूतों पर, ना जिन पर, किसी पर यकीन नहीं करता था। तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब से मानूंगा ये सब होता है, और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो शब्द मैंने कहे वो शब्द मैं वापस लेता हूँ। उसने भी हंसते हंसते कहा, माफ़ किया, तुमने आज़ाद किया है तो मैं तो माफ़ करूँगा ही, बस थोड़ा सा नज़ारा दिखाया है तुम्हें, और शब्द वापसी की बात वो तुम कर नहीं सकते। मुंह से निकले शब्द इंसान वापस नहीं ला सकते। ये शक्तिशाली जिन्न कर सकते हैं समय में पीछे जाकर, तुम नहीं जा सकते। इसलिए भूल जाओ, जो बोला है वो बोला है। याद रखना, एक बार तुमने मेरी बेइज्जती की थी, इसीलिए कभी ना कभी तुम्हारी बेइज्जती भी करूँगा, बराबरी ज़रूर रखता हूँ मैं। अब थोड़ी काम की बात करें। मैंने कहा, काम की बात? काम की बात क्या? मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? तुम तो जिन हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। तो उसने कहा, हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एहसान चुकाना मुझे पड़ता है। तुम्हें पता है इस बक्से में कितने समय के लिए बंद था मैं? 4000 साल। तुम्हारे हिसाब से देखूं तो 4000 सालों से बंद था मैं इस बक्से में। उन कबीले के लोगों ने किसी तरकीब से मुझे बक्से में बंद कर दिया। जब मैंने उनके पूरे गांव को जलाया था, मैं बदला लेने आया था, बस गुस्सा था मुझे। गांव को जलाना था, किसी को मारना नहीं था। हर किसी को गांव के बाहर मैंने जादू से भेज दिया और फिर गांव जलाया था। कमीनों ने मुझे बक्से में कैद कर दिया। अब कितना लंबा किया, मैं तो तंग आ गया था, बक्से से बाहर नहीं निकल पा रहा था। कौन सी परत चढ़ाई थी बक्से के अंदर, कौन से शाप में बांधा था मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक चेन नहीं खुलती मैं बाहर नहीं निकल सकता था। तुमने दोनों चेन खोली। मैं सोच ही रहा था कौन है जो मुझे आज़ाद कर रहा है। अब बाहर निकलकर मुझे एहसास हुआ, किसी को इतना परेशान मत करो कि वो अपनी कमज़ोरी छोड़कर ताकत को महसूस करने लगे। जब आप किसी को डरा देते हैं तो डर खत्म हो जाता है। अब दोबारा वो गलती नहीं करूँगा, और मुझे भी एंजॉय करना है। मैं दुनिया एंजॉय करना चाहता हूँ। सभी जिन ऐसा ही करते हैं। मैं थोड़ा सा भटक गया था, अब अपने साथियों के पास जाना है। लेकिन तुमने एहसान किया है, इसीलिए एहसान का बदला चुका कर जाऊँगा। मांगो, क्या मांगते हो? मैंने कहा, क्या मांगते हो? मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो मांगूँ। तो जिन ने कहा, भिखारी नहीं बनाया मैंने तुम्हें, लेकिन एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? फिर मैं सोचने लगा, अब मांगूँ तो क्या मांगूँ? वैसे मैं रिटायर होने वाला हूँ, उम्र मेरी बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे ये भी नहीं पता मैं कितना जीऊँगा। तो मुझे बता सकते हो मैं कितना जीऊँगा, ताकि मैं एंजॉय कर सकूँ, मैं ज़िंदगी अच्छे से जी सकूँ? तो उस जिन ने कहा, अच्छा तो तुम ये मांगना चाहते हो कि तुम कितना जियोगे, लेकिन यकीन करो मौत के बारे में पता नहीं होना चाहिए। अब ये बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा, और मैंने कहा, नहीं, मौत का पता होना चाहिए। अगर हमें पता हो कि हम कब मरने वाले हैं तो सारे काम निपटा कर मरेंगे ना। तो उस जिन ने कहा, अच्छा तो तुम ये जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जब तुम 60 साल के होगे, उस समय तुम मनाली की तरफ जा रहे होगे। उस समय वहाँ पर बाढ़ का मौसम होगा, सड़कें टूटेंगी, और तुम्हारी गाड़ी एक ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर सड़क टूटी हुई होगी। तुम्हारा टायर फंस जाएगा और तुम्हारी गाड़ी नीचे उस नदी में गिर जाएगी। कोई बचाने नहीं आएगा, डूब कर मरोगे। तुम्हें तारीख बताता हूँ, तुम्हें महीना बताता हूँ, तुम्हें साल बताता हूँ। उसने सब कुछ बताया और ये मेरे दिमाग में छप गया। अब मैं थोड़ा घबराने लगा था। 60 साल मतलब मैं रिटायर होने से पहले मर जाऊंगा? उसने कहा, हाँ, रिटायर होने से पहले। रिटायरमेंट की खुशी में ही वहाँ घूमने के लिए जाओगे और वहीं पर मरोगे। मजबूरी है तुम्हारी, जाना तुम्हें होगा ही। अब मैं घबरा गया था, मेरे हाथ कांपने लगे थे, मेरे पाँव कांपने लगे थे। मैं सोच रहा था मौत का हमें पता हो तो खुशी होगी। अब मौत का पता चल गया था तो मेरी टांगें कांपनी शुरू हो गई थी। मैं उससे कहने लगा कि क्या तुम मौत को टाल सकते हो? उसने कहा, नहीं, मौत को मैं टाल नहीं सकता। तुम टाल सकते हो, लेकिन मौत पीछा करेगी। क्या तुम ये करना चाहोगे या अपनाओगे अपनी मौत को? मौत को अपनाना अच्छा होता है जो तुम्हारी नियति में है।
तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मौत को ऐसे अपनाना भी नहीं चाहिए। अगर बचने का तरीका आपको पता हो, बचने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना है बिना मेहनत के आप मौत को कबूल कर लो। तो उसने कहा, मैंने कौन सा कहा कि बिना मेहनत के मौत को कबूल करना चाहिए, लेकिन किसी को किसी की मौत का पता नहीं होता। तुमने एक जिन्न से मौत का पता किया है, इसीलिए मैंने तुम्हारी नियति बताई है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ, ये तुम्हारी नियति है, तुम्हारी किस्मत है, तुम इस तरह मरोगे। मैंने भविष्यवाणी की है जो सच्ची होगी, क्योंकि मैं भविष्य देख सकता हूँ। अब तुम्हारी मौत वहाँ पर होगी, तुम उसे अपना लो। उसके पहले जो जिंदगी जीना चाहते हो तुम जी सकते हो। अब एहसान चुका दिया मैंने। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, मैं डरा डरा सा रहने लगा था। तब उसने कहा, अब एक और काम करना, यहाँ से मैं आज़ाद कुछ समय बाद होऊंगा, यहाँ पर थोड़ा आराम करूँगा, यहीं से सोचूंगा क्या करना है। इसे मैं अपना घर बना चुका था, तो यहाँ पर रहना चाहूँगा। तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ मैं, किसी को मत बताना यहाँ पर क्या है, और मैं उन गुफाओं को थोड़ा और संकरा कर दूंगा, कोई भी उसमें घुस ना पाए। तुम घुस पाओगे, लेकिन सिर्फ मिलने के लिए। अब मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाला नहीं, कोई गुलाम नहीं हूँ मैं। एहसान तुमने किया, एहसान मैंने कर दिया, दोनों का काम हो गया। मैंने हामी भर दी कि ठीक है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, तुम अपनी सुरक्षा खुद करो। उसने कहा, ठीक है, मैं इस जगह को गायब कर दूंगा बाकियों के लिए, तुम देख पाओगे। मैंने कहा, मुझे अब बाहर निकाल दो यहाँ से, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। मेरा दम घुट रहा है, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, दिमाग से वो घटना जा नहीं रही, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। उसने कहा, ठीक है। उस संकरी गुफा में मुझे ऊपर जाने के लिए कहा, और मैंने कहा, ऊपर मैं कैसे चढ़ सकता हूँ, इतनी जान नहीं है मुझ में, उम्र हो गई है, और सीधा ऊपर की तरफ चढ़ाई कैसे चढ़ पाऊंगा। उसने कहा, चढ़ पाओगे, कोशिश तो करो। मैंने पहला पैर रखा था और शरीर में इतनी जान, बड़ी तेजी से मैं घिसटता घिसटता सीधा ऊपर उस संकरी गुफा से ही बाहर निकल गया था। और मेरे साथी कहने लगे, क्या हुआ, जल्दी आ गए? मैंने कहा, हाँ, आगे रास्ता बंद है, बहुत ज़्यादा संकरा है, नीचे गिरने का खतरा है, वहाँ पर नहीं जा सकते, हम किसी और दिशा में ढूंढते हैं। ये कहकर मैं बाहर आ गया, और बाहर आकर खुले में सांस लेकर आकाश की तरफ देखने लगा। अब दिमाग में एक ही ख्याल था, क्या सच में हमें मौत का पता हो तो हम घबराने लगते हैं, हम जिंदगी अच्छे से नहीं जीते? ये बात दिमाग में इतना घूमी कि मैं पागल होने की कगार पर आ गया था। काम में मन नहीं लगा करता था, और यहाँ पर कुछ पुराने घर मिले। उस संकरी गुफा में भी कोई गया था, और बाहर आकर कहने लगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। उन गुफाओं में ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, जैसे अपने आप उन गुफाओं के रास्ते बंद से होने लगे थे। इस तरह समय बीतता चला गया, और मेरी ट्रांसफ़र नई जगह पर होती गई। समय इस तरह बीत रहा था जैसे मैं मौत के करीब आ रहा हूँ। हर सुबह उठकर मैं सोचा करता, कहीं ये वो दिन तो नहीं। फिर मैं घड़ी की तरफ देखता, और फिर खुशी होती, समय दूर है। लेकिन धीरे धीरे वो समय आ गया था। मैं 60 साल का हो चुका था, और ये आखिरी साल था जब मैं मरने वाला था। अब दिनों में रह गए थे मेरे दिन, मैं मरने के करीब था। क्या वो भविष्यवाणी सच्ची होगी? उसके बाद एक खास प्रोजेक्ट के लिए मुझे मध्य प्रदेश में जाना था, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई, और गलती के कारण मुझे सज़ा भी मिलनी थी। और इस बार ये गलती थोड़ी बड़ी थी। उन गुफाओं में जाने के लिए मैंने गांव वालों को गलती से कह दिया, मुझे खुद जाना चाहिए था। गुफाएं थोड़ी बंद हो गई, वो पत्थर उनके ऊपर गिरे, कई लोग मरते मरते बचे, और ये इन्वेस्टिगेशन मेरे ऊपर चलनी थी। अब मुझे सज़ा भी हो सकती थी, इसीलिए मैं घबराया रहता। और वक्त बचा था कुछ ही दिन का। मुझे लगा इसी में मैं मारा जाऊंगा, मनाली की तरफ जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। लेकिन जब वक्त करीब था तो इन्वेस्टिगेशन में मुझे वहीं पर बुलाया गया। अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता तो दोषी साबित होता और जेल में सड़ता। अब मुझे वहाँ पर जाना ही था, ख़ास तौर पर अपनी गाड़ी में जल्दी वहाँ पहुँचना था। घर में काम ज़्यादा पड़ गए। मेरी बेटी बार बार मुझे घर में रुकने की ज़िद करती रही, जिस कारण देरी हुई, और गाड़ी लेकर मैं बरसात के मौसम में निकला था मनाली की तरफ। वो छोटी छोटी सड़कें, वो घुमावदार सड़कें, हर बार मुझे मौत दिख रही थी। मुझे दिन तो बताया गया था, मौत का तरीका बताया गया था, लेकिन कौन सी जगह होगी वो नहीं बताया गया था। बस मनाली के रास्ते में
मैं डरता डरता गाड़ी चला रहा था और बार बार गाड़ी से उतरता। जब मैं गाड़ी से उतरता तब मुझे लगता जैसे भूकंप ना आ जाए, यहीं ना मैं गिर जाऊं। लेकिन पहाड़ों में कोई ऐसी जगह आ ही नहीं रही थी जहां बचने का रास्ता नजर आए। और उसके बाद जैसे ही मैं एक मोड़ पर निकला, ऊपर से भूस्खलन होने लगी और मैंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी के नीचे दरारें सी आने लगी थी और उसके बाद मैं सोचने लगा, मौत आ गई, क्या मैं बच सकता हूँ? क्या मैं मौत को टाल सकता हूँ? और पीछे खड़ी एक बस, मैं भागकर उस बस में चढ़ गया और उस बस में कुल 30 लोग और थे। एक सीट पर मैं बैठ चुका था। अब उस गाड़ी को छोड़कर मैं यहाँ पर आया था तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान, लेकिन मुझे लगा मैं मौत को ऐसे ही टाल सकता हूँ किसी के साथ रहकर। अब उस जिन ने कहा था गाड़ी पलटेगी, तुम खाई में गिरोगे, तुम नदी में गिरोगे और मारे जाओगे। अब बस खाई में गिरेगी तो मेरे साथ कई लोग मरेंगे ना। अब सब लोग मरने की बात तो उसने नहीं की, ये तो साफ साफ बताना चाहिए था। शायद मैं इस तरह से बच जाऊंगा। गाड़ी सड़क पर ही खड़ी कर दी थी और वहीं सड़क नीचे से दरारें आने लगी। भूस्खलन के कारण वो पूरी की पूरी सड़क नीचे की तरफ घिसट गई और नदी में गिरी वो गाड़ी। जबकि बस के आसपास वो सड़क थोड़ी दरारों के कारण टूटी ज़रूर थी, लेकिन वहाँ मैं बच गया। मौत को टाल दिया था मैंने। यही जिन्होंने कहा था कि मौत को टाला नहीं जा सकता, मैंने मौत को टाल दिया था। बहुत खुशी हुई। अकेला था, उस बस में खड़ा मैं हंस रहा था और कह रहा था, मौत को टाल दिया, मौत को टाल दिया। मैं मरने वाला था, मैं मरने वाला था, मैं बच गया। अब सड़क टूट गई थी और मैं किसी गाड़ी में बैठना नहीं चाहता था। वहां से चलकर मैं दूसरी बस में बैठा जो पीछे की तरफ मुड़ चुकी थी। अब मैं उसी रूट से वापस आने लगा। मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, मेरे पास तो बहाना है ना, मेरी गाड़ी पानी में गिर गई, नदी में गिर गई। और मैंने यही अपने साथियों को बताया। मैं अपने साथियों को लैंडलाइन फ़ोन से बता चुका था और वहाँ उन्होंने कहा कि इतना खतरा है, तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, तुम्हें घर वापस पहुँच जाना चाहिए, अगले हफ्ते किसी और जगह मीटिंग रखी जाएगी। और ये सुनकर मुझे लगा मौत टल गई। आखिर मौत को टाला जा सकता है और अब मुझे नहीं पता मैं कब मरूंगा। ये ठीक है, पता होना सच में बहुत भयानक होता है। और वैसे भी अब जो भी दिन मैं जी रहा हूँ खुशी से जीऊँगा, मुझे अपनी ज़िंदगी ज़्यादा मिली है। उस रात मैं घर पहुँच गया था और घर पहुँचकर मैंने अपनी बीवी को गले से लगाया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को गले से लगाया। और वो हैरान थे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई, लेकिन मौत का कारण नहीं बताया। बस ये बताया कि मेरी गाड़ी खाई में गिर गई, मैं जिंदा बच गया। वो बहुत खुश थे। मुझे खुशी इस बात की थी, सच में मैंने मौत को टाला है। मेरी नियति थी वहाँ गिरकर मरना और मैं बच चुका हूँ। उस रात बेडरूम में मुझे अजीब सी चीज़ें दिखने लगी थी। सामने खिड़की पर परछाई, खिड़की से झांकता हुआ एक चेहरा। मैं बार बार डर कर उठ जाता। उसके बाद अपनी बीवी को बताता। मेरी बीवी कह रही थी, आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। इसके बाद मेरी बीवी थोड़ा गुस्सा करने लगी थी तो मैं एक अलग कमरे में चला गया। उस अलग कमरे में मुझे ऐसा लगता ही रहा कि यहाँ भी कोई है। कौन है मैं नहीं जानता था, लेकिन कोई ना कोई यहाँ था। बाहर से दिखने वाले वो चेहरे मुझे डरा देते। सपना भयानक आया था और उसके बाद रात के 1 बजे मैं उठ गया और तब भी मुझे ऐसा लगता रहा जैसे कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। सपने में किसी ने मेरे गले को घोंटा था और उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचा। सच में मुझे सांस चढ़ी हुई थी, जैसे सपने में मुझे किसी ने मारने की कोशिश की हो और मैं बचकर बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। अब मैं सोना नहीं चाहता था और चेहरे हर चीज़ में दिख रहे। जहाँ भी परछाई दिखती मैं डर जाता। आईने में भयानक चेहरा दिखा था मुझे। वो रात डरावनी थी, मैं बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा डरावनी। सुबह तक मेरा बुरा हाल हो चुका था। सुबह के 6 बजे जब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था मुझे नींद आई थी और नींद में मुझे नज़र आया था काला चोला पहने, हाथ में अजीब सा तेज़ धार हथियार। वो चमकीला सा तेज़ धार हथियार था और उसने चोले से अपना चेहरा ढका हुआ और वो मेरे पास आकर कहने लगा था, 7 दिन तुमने मौत को टाला है, अब 7 दिन के अंदर मैं तुम्हें दोबारा लेने के लिए ज़रूर आऊँगा। इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी नियति तुम्हें बुला रही है। यहाँ से दूर जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मेरा चुनाव करना होगा,
इंतज़ार करना, 7 दिन में मैं तुम्हें लेने आऊँगा और 7वां दिन तुम्हारा आखिरी होगा। अगले दिन मुझे बुखार हो चुका था। वो सपना बिल्कुल सच जैसा था। वो मौत का दूत था जो मुझे बता रहा था कि 7 दिन में मैं मर जाऊँगा। अब फिर से मौत का डर, और इस बार मौत के दूत ने खुद कहा था कि वो मुझे मारेगा। अब कैसे बचूंगा मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं घबराया उस दिन बड़ी मुश्किल से दवाई से ठीक हुआ था, और रात को वैसे ही दृश्य दिखने फिर से शुरू हो गए। और उस रात मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मेरा जो सर के ऊपर वाला पंखा है ना, वो ज़्यादा हिल रहा है। मैंने इसे ठीक तो करवाया था। उसके बाद मैं डरा, और मैंने जब लाइट जलाई, मेरी बीवी काफ़ी गुस्से में थी और वो खुद दूसरे कमरे में चली गई। मैंने उस पंखे को देखा तो उसका ऊपर वाला नट लगभग खुलने वाला था। वो पंखा नीचे गिरने ही वाला था। तब मैंने उस नट को कस दिया और अब वो खुल नहीं सकता था। ये तो मेरे सर पर गिरता ना, तो इस तरह से मैं मरता। उसके बाद मैं बेड पर लेटा और मुझे लगा मैंने खुद को बचा लिया। लेकिन फिर मेरी नज़र नीचे पड़ी। पास में वो कीलों वाला जो मैंने पैकेट रखा था वो नीचे गिर चुका था, पता नहीं कब, और नीचे जितनी कीलें थी सारे ऊपर की तरफ मुंह की हुई। अगर यहाँ मैं पैर रखता तो ये कीलें मेरे पाँव में घुस जाती। अब मैं घबराने लगा था, क्योंकि ऐसी फिल्में मैंने भी देखी थी कि मौत आपका पीछा करती है तो वो जाल बिछाती है, आपको इस तरह से मारती है। और अब मौत का दूत मेरे लिए जाल बिछा रहा है। मुझे हर जाल को नाकामयाब करना है, और 7 दिन बाद, पता नहीं कैसे, लेकिन 7 दिन बाद मैं मरूंगा। मुझे बचना है। क्या करूं मैं? उस रात मैं सोया नहीं, पूरे कमरे में चेक करता रहा। जो भारी चीज़ हो, जो तीखी चीज़ हो, कोई खतरनाक चीज़, कांच टूट सकता है, बोतल टूट सकती है, हर चीज़ को कमरे से बाहर निकाल दिया। और पूरी रात मुझे एक खिड़की से घूरता हुआ चेहरा दिखा। ये खोपड़ी जैसा चेहरा था जिसकी लाल लाल आंखें, बीच से जैसे किसी ने लेज़र लाइट जलाई हो। जब वो लाइट मेरी आंखों में पड़ती, मेरा शरीर जैसे ठंडा होने लगता, मेरे टांगें जैसे कांपने लगती। अब पूरी रात मैंने यही काम किया कि हर खतरनाक चीज़ को कमरे से बाहर निकाल दिया। अगली सुबह मेरी बीवी मुझे डांट रही, तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसी हरकतें किए जा रहे हो? जब से वो घटना घटी है तुम अजीब अजीब बातें करते हो। मैंने कहा बस 7 दिन, मुझे पागल समझ लो, लेकिन 7 दिन बाद अगर मैं बच गया तो यहाँ रहूँगा। 7 दिनों में मैं मरने वाला हूँ। और मेरी ये बातें सुनकर मेरी बेटी, बेटा और मेरी बीवी रोने लगे थे। उन्होंने कहा मैं पागल हो गया हूँ। वो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझसे लड़ाई की और मुझे मना ही लिया। मैं साइकेट्रिस्ट के पास था और साइकेट्रिस्ट पूछ रहा था, आखिर आप इतना डर क्यों रहे हैं? 7 दिन में आप मरने कैसे वाले हैं? मैं उन्हें अब क्या बताता? अगर मैं ये कहानी उन्हें शुरू से बताता, वो मुझे वैसे भी पागल समझते और शायद पागल खाने भेज देते। और शायद यही उस मौत के दूत की चाल होती कि मुझे वैसी जगह पर ले जाया जाए जहाँ मेरा कोई बस न चलता हो और वहाँ पर वो मुझे मार दे। इसलिए मुझे संभल कर शब्दों का इस्तेमाल करना था। अब वो साइकेट्रिस्ट मुझे कह रहा था कि मौत का पहले पता नहीं लगाया जा सकता, और मौत पहले पता लग गई तो वैसे भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब मैं बातें घुमाकर उसे कह रहा था, मुझे वैसे ही एक सपना आया जिसमें मुझे मौत ने कहा कि तुम 7 दिन में मरने वाले हो। मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने रिसर्च की है, ऐसे लोग मारे जाते हैं, और 7 दिनों तक मुझे क्या क्या और दिखेगा मैं नहीं जानता। वो मुझे समझाता रहा और अंत में मुझे उसकी बात माननी पड़ी। उसने कुछ दवाइयाँ लिखी थी और मैं उन दवाइयों को खाने वाला तो था नहीं। अब वो दवाइयों को लेकर मैं घर आ गया और मैं अपनी बीवी को कहने लगा था, बस 7 दिन, मेरी बात मानो, मैं डॉक्टर से बात करके आया हूँ, उसने कहा है 7 दिन तक जो ये करना चाहे इन्हें करने दे। मेरी बीवी मान गई। अब जो मुझे करना था वो था इस जगह पर बच कर रहना, 7 दिन में हर उस चीज़ से दूर जाना जो मुझे मार सकती है। मैंने अपने उस कमरे को अगले दिन ऐसा बना लिया कि मैं गिरूं भी तो मुझे चोट ना लगे। फर्श में मैंने गद्दे बिछा दिए थे, दीवारों पर गद्दे कीलों से गाड़ दिए थे। इस तरह रात के वक्त जब मुझे वो काली परछाई दिखी, ये उस मौत के दूत की परछाई थी। उसे देखकर मैं घबरा गया था। मेरे सामने वो हथियार लेकर खड़ा था और मैं वहाँ कांपते कांपते बोला था, क्या मेरा समय आ गया है?
तो उसने भी हल्की सी आवाज में कहा था, अभी समय नहीं हुआ, अभी 4 दिन और है। 4 दिन तुम जीना चाहते हो तो जी लो, मिलना चाहते हो तो मिल लो। अपनी मौत का समय एक बार टाला है, दूसरी बार नहीं टाल पाओगे। ये कहकर वो गायब हो गया था और उस रात भी मैं सो ही नहीं पाया। और अगली सुबह मुझे लगा अब इससे काम नहीं होगा। मौत का दूत तो मेरे कमरे में आ जाता है, वो तो मुझे हार्ट अटैक दिलाकर भी मरवा सकता है। तो क्यों ना मैं किसी ऐसे के पास जाऊं जो काली शक्तियों का इस्तेमाल करे, जो मुझे इससे बचा सके। तो मैं ढूंढने लगा था ऐसी जगह जहां पर जाकर मैं किसी तांत्रिक से मिल पाऊं। मैं उन तांत्रिकों के गांव में गया था। वहां तांत्रिक को मैंने कहा मेरे पीछे मौत का दूत है, और उन्होंने कहा मौत को तो हम ऐसे टाल देते हैं, 5 मिनट में करते हैं समाधान। और अब उन्हीं के गांव में वो रात में रुकने वाला था। अपनी बीवी को मैंने बता दिया। उन्होंने घर में झगड़ा कर लिया था, लेकिन मैं तो यहीं रुकने वाला था। उस रात 3 तांत्रिक मेरे साथ थे और हम वहाँ एक हवन सा कर रहे थे। ये अजीब उनका जादुई हवन सा लग रहा था। आग तो जलाई हुई थी, लेकिन मूर्तियाँ कुछ अजीब सी रखी हुई थी। शायद वो कोई जादू तंत्र वशीकरण कर रहे थे। रात के वक्त मुझे परछाइयाँ दिखने लगी और ये परछाइयाँ उन्हें भी दिख रही थी। इसके बाद जैसे जैसे रात गहराती गई, वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती गई। वो उन्होंने कमरे के अंदर आग जलाई थी। वो आग इतनी ऊपर तक लपट गई कि छत पे रखी वो पराली जैसी चीज़, उसमें आग लग गई, लकड़ी में आग लग गई। उस घर से सभी बाहर भागे थे। एक तांत्रिक की पीठ जल गई थी। बाहर खड़े होकर वो कह रहे थे, खुले में वो मौत जो भी भूत है, मौत बनकर आ रहा है, वो तंग नहीं करेगा। वहाँ खुले में भी अचानक पाँव के नीचे सांप घूमने लगे। 5 सांप जहरीले पाँव में घूम रहे थे। और तब वो एक ऐसे मकान में गए जो दूसरी मंजिल पर था। तब उन्हें लगा यहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरी मंजिल पर हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी और अचानक ही उस घर के पास जो तालाब बना हुआ था, उस तरफ की दीवार ढह गई। दूसरी मंजिल की छत पर दरार आ गई थी और उस दरार में एक तांत्रिक का पैर फंस गया। पैर की हड्डी टूट गई थी उसकी। और उन्होंने खुद हाथ जोड़कर मुझे कहा था, आपको जाना चाहिए, मौत आपको लेने ज़रूर आएगी, कोई नहीं रोक सकता। भूतों को रोका जा सकता है, चुड़ैलों को रोका जा सकता है, मौत को नहीं रोका जा सकता। मौत ही आपके पीछे पड़ी है। इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अगले दिन मैं एक ऐसे अघोरी के पास गया जिसका नाम बहुत ज़्यादा था। उसके सामने मैं बैठ गया और अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। और मेरी कहानी सुनकर वो हंसता जा रहा था। काफ़ी समय वो हंसा और उसने मुझे कहा, बहुत समय से मैं हंसा ही नहीं, बहुत समय हो गया। यहाँ ध्यान लगाते लगाते हंसने का मौका नहीं मिलता। तुम्हारी बात पर सच में बहुत हंसी आई। मैं रो रहा था और मैंने कहा, मेरी फूटी किस्मत पर आप हंस रहे हो। और उसने कहा, फूटी किस्मत? तुम्हें किसने कहा तुम्हारी फूटी किस्मत है? अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत ये तो हमने बनाई है। किस्मत तो किस्मत होती है, हमें जो मिलना है वो हमें मिलता है। अब तुम्हारी नियति में मौत है तो वो तुम्हें मिलेगी। वो समय पर आएगा, तुम्हें मार देगा। तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, मैं बचने के लिए आपके पास आया था, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? तो वो अखोरी मेरी आंखों की तरफ देखता रहा और कहता रहा, तुम चाहते क्या हो? तुम बचना चाहते क्यों हो? तुम्हारी नियति आ चुकी है, जाने का समय एक बार टाल चुके हो। तुम्हें थोड़ा ज़्यादा समय मिल गया, इसके बाद अब आगे का समय टाला नहीं जा सकता। 2 दिन बचे हैं, अब अपनी ज़िंदगी जियो, जो करना चाहते हो आखिरी काम करो। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। वो मुझे समझाता जा रहा था लेकिन मदद नहीं कर रहा था। उसकी बातों में मैं एक बात समझ गया, एक ऐसा इंसान या कहूँ जिन्न जिसने मेरी मदद की थी। जो उसने किया धरती पर कोई इंसान नहीं कर सकता, ना कोई अघोरी ना कोई तांत्रिक। तो उस जिन्न ने मुझे मेरा भविष्य बताया। हो सकता है वो मुझे भविष्य की जानकारी दे, मैं दोबारा कैसे मरूंगा, दोबारा कैसे बचूंगा और मौत को मैं कैसे टाल सकता हूँ। उसी रात मैं निकल पड़ा था मध्य प्रदेश की ओर, उन्हीं गुफाओं की ओर। वो जिन्न सिर्फ मुझे नजर आएगा ना, किसी और को नहीं। क्यों ना मैं उसके मिलकर आऊँ। इस तरह उस जगह पर पहुंचने में मुझे 1 दिन से ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन उन गुफाओं में मैं पहुंच चुका था। अब मेरे पास ID कार्ड था, अभी तक मैं रिटायर नहीं हुआ था। उन गुफाओं में मैं जा सकता था।
कई नकली फाइल्स जो मैंने पकड़ी हुई थी वहाँ अधिकारियों को दिखाई और मैंने कहा कुछ खास चीज़ जो अब मेरे दिमाग में आई मैं देखना चाहता हूँ। उन गुफाओं में मुझे जाने का मौका मिल गया। 2 दिन वैसे भी बीत चुके थे और आज आखिरी दिन था। शाम के 6 बजे उस पतली संकरी गुफा से घिसट कर मैं जाए जा रहा था अंदर। मुझे वो रत्ननुमा पत्थर साफ साफ नजर आ रहे थे। धीरे धीरे फिसलता घिसटता शरीर पर मेरी चोट लग रही थी और मैं किसी तरह नीचे तक पहुंच पाया। जब मैं उस खुली हुई गुफा में पहुंचा था वहीं घुटनों पर आ गया था, रोते रोते आवाज़ें लगा रहा था। ओ जिन्न, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ हो? कहाँ हो? मेरी मदद करो। उसके बाद वो गुफा के अंदर हर जगह साधारण पत्थर थे, लेकिन थोड़ी देर बाद चमकने लगे वो पत्थर। ऐसा लग रहा था कोई शक्ति अपने आप अंदर आ चुकी हो। और उसके बाद सामने पत्थर पर मुझे वो बक्सा नजर आने लगा और उस बक्से से चमकदार रोशनी के रूप में वो जिन्न निकला और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, उठो, रो क्यों रहे हो? कौन सी परेशानी आ गई तुम पर? मैंने कहा, मौत आज मुझे लेने के लिए आ रही है। उसने 7 दिन का समय दिया था। तब वो जिन्न कहने लगा, तो क्या हुआ? वैसे भी तुम्हारी नियति 7 दिन पहले की थी। मैं तो खुद खुश हूं कि आगे तुम दिन बढ़ा पाए, तुम बच पाए। अब तुमने जो करना था वो तो कर लिया ना। जो 7 दिनों में करना चाहते थे किया या नहीं किया? मैंने कहा, 7 दिन में कोई क्या कर सकता है? मुझे और जिंदगी चाहिए। मैं मौत को टालना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर दो बहुत अच्छा होगा। तब उस जिन्न ने अपना निराश चेहरा मेरी तरफ दिखाया और उसके बाद मुंह घुमाकर दूसरी तरफ चलने लगा और कहने लगा, तुम अब तक समझ नहीं पाए मेरे दोस्त। तुमने मुझे बचाया था और मैं तुम्हें बचाने के लिए बता रहा था। तुम अब भी समझ नहीं पा रहे हो। मैंने कहा, क्या समझ नहीं पा रहा? कैसे बच सकता हूँ? मैं कैसे बच सकता हूँ? बताओ मुझे। फिर वो मुझे बुलाने लगा और समय बीतता जा रहा था। मेरे अंदर डर था मौत का। मौत आई है मुझे लेने के लिए। मैं मरने वाला हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे बताना शुरू किया, वो कौन है जो नहीं मरता। मैं सोचने लगा। मैं सोचता जा रहा था। किस चीज़ के बारे में सोचता? मैंने कहा, कोई भी नहीं, हर कोई मरता है। उसने कहा, यही तो नियति है, सबको मरना पड़ता है। आप मरने से डरते क्यों हो? बताओ, तुम मरने से डरते क्यों हो? मैंने कहा, डर लगता है अपनों को खोने का। सब कुछ बनाया मैंने, जो कमाया मैंने, सब कुछ खो जाएगा। मैं दूर चला जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तब उस जिन्न ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था, तुम मरोगे लेकिन खत्म नहीं हो जाओगे। कोई खत्म नहीं होता, हर कोई बचता है आगे की जिंदगी जीने के लिए। पूर्ण मौत नहीं मिलती, आत्मा मरती ही नहीं। अब मैं उससे सवाल कर रहा था, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर के साथ जीना चाहता हूँ ये ज़िंदगी। वो मुझे समझाने लगा, क्या तुम्हारा ये शरीर हमेशा तुम्हारे साथ था इसी तरह? मैंने कहा, हाँ, ये मेरा शरीर है, हमेशा मेरे साथ था। तो वो समझाने लगा, ये शरीर तो छोटा सा था जो पहले बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसके बाद तुमने भोग विलास किया, फिर ये शरीर बूढ़ा होने लगा। अब ये बूढ़ा होता जाएगा। बुढ़ापा एक शाप की तरह है जो आपको नर्क दिखाता जाएगा। धीरे धीरे ये शरीर कमज़ोर होता जाएगा। और मौत बुरी नहीं होती, मौत अच्छी होती है, आपको आज़ादी देती है। आप इस शरीर के गुलाम बन जाते हैं। ये शरीर जैसा कहता है आपको वैसा करना पड़ता है। गुलामी धीरे धीरे आपको तंग करने लगती है। पहले तो शरीर चलता है, आपको लगता है जो आप चाहते हैं ये शरीर वैसा करता है। बुढ़ापा आने के बाद शरीर जो कहता है आपको वैसा करना पड़ता है। आप उठ नहीं सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते, ये शरीर गुलाम बना लेता है। मौत आपको आज़ादी देती है और आज़ादी के बाद आपको नए शरीर के चुनाव करने का मौका मिलता है। भले ही वो चुनते आप नहीं, लेकिन शरीर तो आपको बिल्कुल नया मिलता है ना। तुम्हें भी नया शरीर मिलेगा, मौत टलेगी। तब मैं उस जिन्न को कहता रहा, मुझे बस मौत से बचा सकते हो? उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन मौत से नहीं बचा सकता। नियति को एक बार टाला जा सकता है और वो भी बड़ी मुश्किल से। अब दूसरी बार नियति को टाला नहीं जा सकता। मौत तो आएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक खास चीज़ दे सकता हूँ, याददाश्त। मैं तुम्हें याददाश्त दूंगा, वो याददाश्त जो तुम्हारे इस शरीर की होगी। क्या तुम लेना चाहोगे?
मैंने कहा, जो मर्जी, अगर तुम्हें सही लगता है तो ये मुझे दे दो। फिर वो मुझे समझाने लगा था मौत कितनी ज़रूरी होती है। हमारे शरीर में पहले से लिखा है कि हमारी मौत होगी। हम एक बच्चे को पैदा कर सकते हैं, वो नया शरीर बना सकता है, लेकिन हम अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि हमारी नियति मौत है। हमारा शरीर खुद चाहता है कि हम मरें, हम आज़ाद हो जाएं। रात के 10 बजे तक उसने मुझे कठोर कर दिया था। अब मैं खुद अपना चुका था। ये शरीर हमारा नहीं होता, ये दुनिया हमारी नहीं होती। किसी भी चीज़ से जो हमें लगाव लगता है वो असली नहीं होता। हमारी आत्मा अकेली आती है, अकेली मरती है। कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। हम अकेले मरते हैं और मैं भी अकेले मरूंगा। 7 दिन मुझे ज़्यादा मिले, मैं ज़्यादा किस्मत वाला हूँ, लेकिन नियति को अपनाना ही पड़ेगा। 10 बजे मौत मेरे सामने थी। आज डरावनी नहीं लग रही थी। काला चोला पहने हुए, हाथ में वो तेज़ हथियार लिए, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा दोस्त है, मुझे ले जाने के लिए आया है एक नई जगह पर। मैं प्यार से उसकी तरफ बढ़ चला था और आखिरी बार मेरे दोस्त उस जिन ने मुझे गले से लगाया था और कहा था, तुम्हारी नई जिंदगी के लिए मैं आशा रखता हूँ तुम अच्छे से जियोगे, याददाश्त तुम्हारे साथ होगी। चले जाओ मेरे दोस्त, नए जीवन के लिए शुभकामनाएं। मैं समझ नहीं पाया था वो किस जीवन की बात कर रहा है। क्या मरने के बाद भी जिंदगी होती है? मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन मौत को मैं अपना दोस्त मान चुका था। हाथ में हाथ पकड़ाया था और मेरा शरीर दर्द करने लगा, कांपने लगा, और जैसे उसने मेरे शरीर के अंदर से मेरी आत्मा को खींच लिया हो, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दोस्तों, आप जानना चाहोगे उसके बाद क्या हुआ? मेरा यकीन कीजिए, आप नहीं जानना चाहोगे। मौत के बाद क्या होता है आपको जानना भी नहीं चाहिए। मैं कभी नहीं बताऊंगा। लेकिन आप सोच रहे हैं मैं तो मर गया। मैं ये कहानी आपको कैसे बयां कर पा रहा हूं? दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी आत्मा नहीं मरती और हमारा अगला जन्म भी होता है? मेरी उम्र 8 साल है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरे परिवार का नाम अलग हो गया है, लेकिन ये याददाश्त अब भी मेरे दिमाग में है। पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे मैंने मौत को टाला था और कैसे अंत में मौत ने मुझे रास्ता दिखा ही दिया। वो कौन है जो मौत को टाल सकता है? मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है, लेकिन मौत कभी अंत नहीं होता। मैं यही बताना चाहता हूँ। आप मौत से डरते हैं, लेकिन मौत अंत नहीं होता। ये नई शुरुआत होती है। जब विनाश होता है तभी तो नई शुरुआत होती है ना। जब प्रलय आती है तभी तो नई शुरुआत होती है ना। मौत होती है तभी तो नया जन्म होता है ना। मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसे याद है पिछले जन्म में क्या किया था मैंने, लेकिन मैं अब दोबारा उस जिंदगी में कोई खलल नहीं डालना चाहता। मेरा परिवार शायद मुझे भुला चुका है। समय बहुत बीत चुका है और मेरे सामने नई जिंदगी है। मेरा छोटा सा शरीर जो बड़ा होगा, मैं दोबारा जवानी देखूंगा। ये आप सब करते हैं। मौत से डरिए मत। मौत बुरी नहीं होती। आपकी नियति जब आएगी तब आएगी। ये आपका सही समय होगा। उस समय आपको इस शरीर को छोड़ने का समय मिलेगा। आप नए जन्म की तरफ जाएंगे। इसीलिए अपनी जिंदगी को जितना अच्छा जी सकते हैं जिएं। आप मौत की चिंता मत करें। मौत हर किसी की आती है।